बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राशिद याकूब खान और इस वक्त हम मौजूद हैं मुज़फ़्फ़राबाद नीलम व्यू होटल के खूबसूरत सब्ज़ाज़ार में और यहाँ से आज हम एक खुसूसी प्रोग्राम लेके आपके साथ हाज़िर खिदमत हैं। और आज हम बात करेंगे 5 अगस्त 2019 के भारतीय इक़दामात के ख़िलाफ़ के जो उसने 35A और 370 का ख़ात्मा किया था मकबूजा कश्मीर में, उस हवाले से हम बात करेंगे। इस खित्ते की सूरत हाल पे भी बात करेंगे और आलमी हालात के तनाज़र में भी आज हम बात करेंगे कि भारत इन हालात को किस तरफ लेके जा रहा है। आज हमारे साथ जो पैनल है वो मुंतखब मेंबरान असम्बली का है। 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली हैं। सरदार अतीक अहमद खान साहब जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर में हैं। सरदार साहब आपको खुशामदीद और आपको हम मुबारकबाद भी पेश करते हैं। ख्वाजा फ़ारूक साहब जो PTI से हैं और आप भी 9 मुंतखब मेंबर असम्बली हैं। और इधर मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा तकदीस गिलानी साहिबा, आप भी 9 मुंतखब मेंबर असम्बली हैं। और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं फैसल मुमताज़ राठौर साहब, आपका तल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है और आप भी 9 मुंतखब मेंबर हैं। और आप सबको खुशामदीद भी और सबको मुबारकबाद भी। गुफ्तगू का आगाज़ सरदार अतीक साहब आपसे करेंगे कि हिंदुस्तान ने जो इक़दामात 5 अगस्त को किए, आप क्या समझते हैं कि हिंदुस्तान की फ़तह हुई, हिंदुस्तान की कहीं कामयाबी हुई, और क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान कितना आप समझते हैं कि तनाई का शिकार हुआ है इन सारे हालात को देखते हुए? जी बहुत शुक्रिया जी आपका राशिद याकूब खान साहब। एक बात तो ये समझनी चाहिए कि हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर के हवाले से कोई पहला कदम नहीं उठाया। जी और जब आप ये कहते हैं कि वो कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, तो इसका मतलब ये है कि इससे पिछले जितने इक़दाम थे वो सब के सब नाकाम हुए और उसे ये कदम उठाना पड़ा। ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि 47 से लेके 5 अगस्त 2019 तक जितने भी इक़दाम हिंदुस्तान की लेफ़्ट की हुकूमतों ने, राइट की हुकूमतों ने, मॉडरेट हुकूमतों ने, कोलिशन गवर्नमेंट्स ने, एस्टेब्लिशमेंट ने मिल के किए, वो सब के सब नाकाम हो गए और उन्हें यह कदम उठाना पड़ा। दूसरी बात ये समझनी चाहिए कि ये इक़दाम उन्होंने अब्रप्टली नहीं किया, अचानक नहीं किया। जब कोई एक कदम उठाते हैं, हिंदुस्तान को चूँकि अपने झूठे केस को सच साबित करना है, अपने गलत केस को सही साबित करना है, अपने नाजायज़ कब्ज़े को जायज़ साबित करना है, इसलिए उन्हें जब एक कदम उठाते हैं तो उन्हें दूसरे कदम की तैयारी करते हैं। यानी अभी इसके बाद भी हमें बेखबर नहीं रहना चाहिए कि हम इस कदम के बाद किसी और नए कदम की तरफ हो जाने की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि ये कदम भी नाकाम होता जा रहा है। ये उन्होंने फ़लस्तीन से मुस्तार लिया है, ये कदम जो है कि आबादियों के तआसुब को किस तरह बिगाड़ा जाए। 35A स्टेट सब्जेक्ट के साथ डील करता है, 370 जो है वो कश्मीर के स्पेशल स्टेटस के साथ डील करता है। और इस तरह ये भी अभी तक इससे कामयाब नहीं हुआ कि आप देख रहे हैं कि कश्मीर में तहरीक को असर नहीं पड़ा। और तहरीक को मापने का बेहतरीन पैमाना हिंदुस्तानी फ़ौज की मौजूदगी है। जिस दिन तहरीक कमज़ोर पड़ेगी, हिंदुस्तानी फ़ौज दस्तबरदार होनी शुरू हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये इक़दाम भी बुरी तरह नाकाम हो रहा है और हमें इसके बाद के इक़दाम की भी तैयारी करनी चाहिए। इस इक़दाम पर हिंदुस्तान को जिस तरह इमरान खान साहब ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असम्बली में हिंदुस्तान को बहुत अच्छी तरह एक्सपोज़ किया, बैन-अल-अक़वामी सतह कुलभूषण यादव के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के हवाले से, हिंदुत्व के हवाले से, RSS के हवाले से, ये जो सूरत हाल है इसको जारी रखने की ज़रूरत है और उनकी उस तकरीर का फॉलोअप होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब की आलमी सतह पर गुफ्तगू का फॉलोअप होना चाहिए, इसलिए कि ये एक कदम नहीं है और हम यहाँ से एक मॉरल सपोर्ट पहुँचाते हैं कश्मीर की तहरीक को। और जब कश्मीरी को ये खबर मिल जाए कि उनका हिंदुस्तान का ये कदम नाकाम हो गया तो उनकी अखलाकी क़ुव्वत में इजाफा होता है। बिल्कुल सही है, इजाफा हो सकता है। ख्वाजा साहब, आज सारा दिन जो रैलियाँ निकलती रही, जलसे जुलूस होते रहे और मकबूजा कश्मीर में जो सूरत आ रही कि वहाँ मुकम्मल उन्होंने हड़ताल करके एक मैसेज दिया है, हम सब ने मैसेज दिया है दुनिया को कि इस तरह तवज्जो दी जाए, अदरवाइज़ मामला ख़राब हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, तहरीक आज़ादी कश्मीर की कई अदवार हैं। 89 के बाद जब कश्मीरियों ने देखा कि कौम मुत्तहिदा की करारदादें भी बेअसर होती जा रही हैं और हिंदुस्तान अपने आनजानी वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू की बात को भी आमर नहीं कर रहा कि जो उन्होंने कौम मुत्तहिदा के फ्लोर पे खड़े होकर कौम आलम के साथ एक वादा किया था कि मैं वादा करता हूँ मैं कश्मीरियों को उनका के आज़ादी दूँगा। तो फिर 89 के बाद उन्होंने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। तो हिंदुस्तान आज भी जैसा अभी सरदार साहब ने कहा कि वो उससे कई और इक़दाम की तवक्को रखी जा सकती है। वो चाणक्य के फ़लसफ़े पे वो चल रहा है। तो इस लिहाज से ये बिल्कुल एक सोची समझी उसका एक मंसूबा था। उसने दुनिया को एक इकनॉमिक पावर के हैसियत से उसने कहा, मैं सोचा होगा कि माशी में क़ुव्वतों
اور دنیا چونکہ اس والے سے بھی اپنے پیمانے فکس کرتی ہے تو اس نے یہ اقدام کیا، لیکن اسے اس میں بھی ناکامی اٹھانی پڑ رہی ہے کہ آپ کرفیو کے باوجود، اتنے بڑے لاک ڈاؤن کے باوجود لوگ نکلتے ہیں۔ ابھی بھی دلی کی جو اپنی سری نگر کی جو جامع مسجد ہے، اس کے بعد جمعے کے بعد، ہر جمعے کے بعد میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ میں 3 سال پہلے جب گیا تھا، اس سے پہلے تو چھوٹے چھوٹے بچے 10 12 سال کے بچے جو ہیں وہ پتھراؤ کرتے ہیں انڈین فوجیوں پہ۔ اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ آج کشمیری جہاں جہاں دنیا میں ہیں انہوں نے سے یوم استحصال کے حوالے سے منایا۔ آج خود مظفر آباد میں ہماری اسمبلی کا ایک خصوصی اجلاس ہوا جس میں ساری پارٹیوں نے مشترکہ طور پہ ایک قرارداد جو ہے وہ پہنچائی۔ ہمارا لائیو اجلاس ہوا، جلوس نکلے، ریلیاں نکلیں، خواتین کی ریلیاں، بچوں کی، سیاسی کارکنوں کی، اور ایک ہم اقوام عالم کو ایک میسیج دینا چاہتے ہیں کہ آپ ایسٹ تیمور کے معاملے میں تو ایک دم اقوام متحدہ کی قراردادیں عمل میں آ جاتی ہیں، تو صرف مسلمانوں کے معاملے میں یا کشمیر کے معاملے میں آپ کیوں ایک دم ایکٹ نہیں کرتے؟ لیکن مجھے یقین ہے کہ جس طرح پاکستان میں بھی اب ایک ایسی حکومت، ایک ایسا وزیر اعظم عمران خان کی شکل میں آیا ہے کہ جس نے پہلی بار بھارت کو دفاعی پوزیشن پہ، کشمیر کے ایشو پہ دفاعی پوزیشن پہ وہ لے آیا، اور دنیا اب کشمیریوں کی بات، عمران خان نے جس طرح ایک سفیر ہونے کا حق ادا کیا اور کشمیریوں کی بات اب وہ سنتی ہے، تو جو کرتی ہے، اور جتنی پابندیاں ہیں، میڈیا پہ پابندی ہے، سنسرشپ ہے، انٹرنیٹ پہ پابندی ہے، لیکن اس کے باوجود خبریں چھن کے جو باہر آتی ہیں اس سے ہندوتا کا اصل جو چہرہ ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج اگرچہ 2 سال پورے ہو گئے، لیکن میں اپنے کشمیری بھائیوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ نہ جھکے نہ ہی وہ دبے، اور ان کی جو تحریک ہے وہ جاری ہے، اور انشاءاللہ بالکل صحیح ہے، تحریک جاری ہے۔ میم کیا کہیں گے کہ جو جذبے ہیں کشمیریوں کے، ان کو ان کی گولیاں، ان کا بارود سرد نہیں کر سکا، آپ کیا کہتی ہیں؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی جو زخم ہیں وہ بالکل اسی طرح سے تازہ ہیں۔ اب اس حادثے کو 730 دن گزر چکے ہیں، لیکن اس کو آپ ایک ایکسٹینشن سمجھیں، جو اتنے عرصے سے کشمیریوں کا استحصال ہو رہا ہے تو اس میں ایک اور قدم ہے۔ تو جو انڈیا کے جو یہ ڈیزائنز ہیں ایکسپینشن کے، اور جس طریقے سے ہیجومینک ان کی پالیسی رہی ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ اب دنیا کو چھپانا جو ہے وہ بہت مشکل ہے، کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور جو وہاں پہ لائن آف کنٹرول میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ کشمیر کے اندر ہو رہا ہے، جس طرح سے عورتوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جس طریقے سے ہاف ویڈوز کا ایشو ہے، میس گریوز کا ایشو ہے، آرفنز کا ایشو ہے، اکنامک بلاکیڈ ہے، اور سچی بات ہے کہ یہ جو آپ کو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں وہ تو ہم بتا ہی رہے ہیں۔ اس کے علاوہ دیکھیں اکنامک بلاکیڈ اتنے عرصے سے اتنی جنریشنز کو آپ کو معاشی طور پہ بدحالی اور تباہی کی طرف جو ہے دہانے پہ لے گئے ہیں، جو ایک خطہ جو تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے پوری دنیا میں لوگ اس کی مثال دیتے تھے اور اس کو ایران صغیر کہتے تھے، آج یہ صورتحال ہے وہاں پہ کہ جتنے جو نوجوان ہیں ان کی پڑھائی متاثر ہو رہی ہے۔ مطلب پیس نہ ہونے کی وجہ سے شہداء کی قربانیوں کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں، لیکن جو زندہ ہیں اور جو سفرنگز ہیں ان کی، جب بچوں کو صحیح دوائی نہیں مل رہی، جب آپ کو جس طرح سے یہ کرفیو ہوا، اور آپ دیکھیں پوری دنیا میں اب یہ جس طرح سے جب یہ کرونا کا ایشو آیا تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کم از کم اب دنیا کو ضرور احساس ہوا ہوگا کہ یہ جس طرح سے لوگ اپنے گھروں میں بند ہوتے ہیں تو ان کے کیا جذبات ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، جی بالکل ایسے ہی ہے۔ فیصل صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ جو ہندوستان کا غرور تھا، جو تکبر تھا، جو یہ کہتا تھا کہ میں دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہوں اور دنیا کا جھکاؤ میری طرف ہے، اس وجہ سے وہ ظلم کر رہا تھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا غرور ٹوٹنے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ راشد صاحب۔ سب سے پہلے تو انڈیا، ہندوستان جو اپنے آپ کو ایک سیکولر ملک ہمیشہ سے کہلاتا رہا ہے، دنیا نے اس کا اصل چہرہ دیکھا بھی ہے، بارہا دیکھا، اس بار بھی دیکھا کہ آج کا دن جس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں 5 اگست ایک سیاہ ترین دن تھا، جس دن مودی نے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے بغیر مسلم امہ کے وہاں کے تناسب کو بگاڑنے کی ایک کوشش کی، سازش کی، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کے باوجود لوگوں کے جذبات میں اور اس تحریک میں اس وقت تک کوئی کمی نہیں آئی۔ ہندوستان جتنا مرضی اپنا چہرہ چھپانے کی کوشش کرے لیکن یہ چہرہ چھپ نہیں پائے گا۔ میں یہ نہیں سمجھتا کہ اس وقت جو مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کا، انسانوں کا استحصال ہو رہا ہے، یہ پوری تمام ملکوں کے حکمرانوں کے ضمیر کا بھی ایک طرح سے امتحان ہے کہ وہ ممالک جو دنیا میں
जानवरों के हकूक़ की बात करते हैं, बिल्ली और कुत्ते के लिए भी मीडिया उनकी खबरें देता है। इतने बड़े इंसानी मुज़ालिम के ऊपर आज मैं उनके किरदार से कतई मुतमईन नहीं हूँ। सही है। और आज का दिन पूरे पाकिस्तान ने जिस तरह कश्मीरियों के साथ अपने जज्बात का इजहार किया, ये बात हमारे लिए खुशी की बात भी है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहूँगा कि कश्मीरियों का जो पाकिस्तान के साथ रिश्ता है वो इतना मजबूत है कि शायद 14 अगस्त को पाकिस्तान में जब यौम पाकिस्तान मनाया जाता है तो लोगों ने अपने घरों पर कभी इतने झंडे नहीं लगाए होंगे बिल्कुल सही। जितने कश्मीरी पाकिस्तान के झंडे में दफन हुए हैं। सही बात। तो इस रिश्ते को कतन कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। लेकिन आलम इस्लाम को ये सोचना होगा, उनको तासुब की ऐनक उतार कर देखना होगा कि आज इस 21वीं सदी पे, जिस 21वीं सदी में जब दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, आज इंटरनेट का दौर है, आज कोई चीज़ छुपाई नहीं जा सकती, कोई चीज़ आप हाइड नहीं कर सकते। ऐसे मौके पर वो क्यों नहीं देख पा रहा? क्या हिंदुस्तान की इकॉनमी की वजह से, क्या उसकी लॉबिंग की वजह से, क्या उसकी मजबूती की वजह से उसको मुसलमानों का, कश्मीरियों का, तमाम चीज़ों को आप छोड़ दें, इंसानियत का जो इस्तेसाल मकबूजा कश्मीर में किया जा रहा है, इसकी आज के इस दौर में दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल सही है, तारीख में मिसाल सरदार साहब नहीं मिलती। लेकिन जिस तरीके से भारत पूरी दुनिया में बेनकाब भी हुआ तेज़ी के साथ इस अरसे में अगर देखा जाए तो दुनिया फैसला करने में क्यों नाकाम नज़र आती है? एक तरफ देखें तो जंग के खदशात भी हैं, जंग के बादल मुंडला रहे हैं इस खित्ते पे और इस खित्ते का बिल्कुल ओलिया बिगड़ता नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ दुनिया के सामने हिंदुस्तान के जो मकरू अज़ाइम हैं वो भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान जिस ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा कर रहा है वो भी दुनिया के सामने है। फिर फैसला करने में दुनिया क्यों कतराती है? इसके 2-3 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि हिंदुस्तान कोई भी ऐसा एग्रेशन करने से पहले, वो पॉलिटिकल हो, इकनॉमिक हो, डिप्लोमेटिक हो, आर्मी का एग्रेशन हो, फौजी एग्रेशन हो, जारियत हो, कोई सकाफती यलगार हो, किसी और किस्म की बात हो, उससे पहले वो सारी दुनिया में लॉबी करता है। ठीक है। और लॉबी में पाकिस्तान के मुखालिफ ममालिक को चुन चुन के वो इस बात के लिए तैयार करता है कि वो जो भी कदम उठाने वाला है उस कदम को किसी न किसी तरह तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, और वो पाकिस्तान की मुखालफत को एक्सप्लॉइट करता है। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि हिंदुस्तान इस बात को अलग रखे, कश्मीर का जिक्र किए बग़ैर चीन के मुकाबले में दुनिया में अपनी कुव्वत, चीन को स्ट्रेंगुलेट करने के लिए, चीन का मुहासरा करने के लिए, चीन के साथ ये चीना सेंचुरी में कम्पीट करने के लिए वो अपने आप को दुनिया के सामने पेश करता है। तो ये 2-3 अलग अलग पहलू हैं। इसलिए हमें दुनिया में जो सफारतकारी हमारी, उसमें ये देखना पड़ेगा कि न्यूट्रल ममालिक कितने के हैं, हिंदुस्तान के मुखालिफ ममालिक कितने के हैं, खित्ते में कितने ममालिक हैं जिन्हें हिंदुस्तान से ख़तरा है, कितने ममालिक हैं जो तमाम तर मुश्किलात के बावजूद नेटो फोर्सेस मौजूद हैं, अमेरिकन फोर्सेस विड्रॉ कर गई अफ़गानिस्तान से, लेकिन अफ़गानिस्तान पाकिस्तानी फ़ौज के बगैर, पाकिस्तानी हुकूमत के बगैर हल नहीं हो रहा। तो पाकिस्तान की जो इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस है, वो कम नहीं हो रही। तो ये सारे जो पहलू है, दाखिली है, इलाकाई है, खारजी है, बैनुल-अक़वामी है, इन सारे पहलू पर गौर करने की ज़रूरत है। और ये जो आपने कहा कि आलमी प्रेशर नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा सबब ये है जब आलमी दबाव पड़ता है तो हिंदुस्तान अपने आप को चीन के पीछे छुपाने की कोशिश करता है, और जब इलाकाई दबाव पड़ता है तो हिंदुस्तान फिर तखरीबकारी का, इलादगी का। और लेकिन सबसे बुनियादी बात यह है कि क्या हिंदुस्तान के 70 साल इन इक़दामात से कोई चीज़ भी कश्मीर की तहरीक को कम कर सकी है? क्या पाकिस्तान का परचम सरनगू हुआ? क्या कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे में कोई कमी आई? क्या 90 साल का सईद अली गिलानी और यासीन मलिक साहब हड्डियों से ज़ख्मों से चूर, और यासीन मलिक साहब और आसिया इंद्राबी साहिबा और डॉक्टर कासम और ये लोग जो किस हालत में पड़े हुए हैं, यह दुनिया देख नहीं रही है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो कश्मीर की तहरीक है, हिंदुस्तान को ये बात विश्ता दीवार पढ़ना चाहिए कि जल्द या बदेर इससे अपने अंजाम को पहुँचना है। कश्मीर हिंदुस्तान के कब्ज़े से आज़ाद होना है, ईस्टर्न यूरोप आज़ाद हो सकता है, दुनिया की बेशुमार कॉलोनीज़ आज़ाद हो सकती हैं। तो ये जो तसल्लुत है, ये क्यों ख़त्म नहीं होगा? अल्लाह को मंजूर हुआ तो आने वाले वक्त में वो दिन दूर नहीं है कि जब कश्मीरी अपनी आज़ादी की सूरज तुलू होते हुए देखेंगे। बिल्कुल सही है, तुलू होते देखेंगे। ख्वाजा साहब, अगस्त का महीना है और देखेंगे कश्मीर के अंदर, मकबूजा कश्मीर के अंदर ख़वातीन घरों में परचम तैयार कर रही हैं इस वक्त, और 14 अगस्त मनाने की भी बड़ी भरपूर तैयारी है। आप क्या समझते हैं कि जो जज्बे हैं कश्मीरी अवाम के, पाकिस्तान के साथ उनका मोहब्बत का रिश्ता है, हिंदुस्तान 74 सालों से उन जज्बों को तोड़ने के लिए, उन जज्बों को सर्द करने के लिए क्या कुछ नहीं उसने किया लेकिन नाकाम रहा? नहीं जी, इसमें मैं पहले आपका जो सवाल है इसमें 35A जो है ये हिंदुस्तान की जो आजकल वो कर है इंडिया कश्मीर में
अक़लियत जो है वो करना चाहता है। आप देखें कि असम से स्पेशल ट्रेनें मुफ्त टिकट दे के चलाई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू असम तक से, इससे आप अंदाज़ा करें। तो मैं ये समझता हूँ कि जो वो मर्ज़ी करे, लेकिन 14 अगस्त 5 अगस्त है, अब 14 अगस्त आ रहा है, फिर 15 अगस्त आएगा। 14 अगस्त को जो भी बात की आपने इशारा किया, बिल्कुल परचम पाकिस्तान के लहराते हैं, बल्कि अपने घरों पे परचम लाते हैं। छोटे छोटे बच्चे फौजियों के जो पिकेट्स हैं श्रीनगर बारामूला में, उनके आगे जाते हैं। इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि 14 अगस्त इस साल ज़्यादा एहतमाम से मनाया जाएगा, और 15 अगस्त भी यौम स्याह के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। हम अगर उसे 15 अगस्त को यौम स्याह बनाएं तो वो कोई ख़तरे वाली बात नहीं है, लेकिन श्रीनगर बारामूला पुलवामा में अगर उसे यौम स्याह के तौर पर मनाया जाए इंडियन 8 लाख फ़ौज की मौजूदगी में, तो उन कश्मीरियों को मैं समझता हूँ ज़रूर खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। और इस साल भी आप देखेंगे कि ज़्यादा तैयारियाँ हो रही हैं, और घरों में औरतें अपने घरों में ये परचम ला रही हैं, और घरों की जो खिड़कियाँ वहाँ के बड़ी बड़ी जो बालकोनियाँ होती हैं उस डंडों के साथ लहराती हैं, ताकि इंडियन फ़ौजियों पर। और जब ये एक नई बात वहाँ पे है, जो इंडियन फ़ौजी जब गुजरते हैं, उनके कानवाई गुजरते हैं, तो वो बड़े बड़े डंडे लंबे करके परचम नीचे करके उनको लहराए, ताकि इंडियन फ़ौजियों के सरों के ऊपर से, उनके कानवाई के सरों के ऊपर से पाकिस्तान का परचम लहराए। इससे आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि क्या इंडिया जज्बे को, इस जज्बे को ख़त्म कर सकता है? नहीं कर सकता, और देर या बदेर उसे कश्मीरियों को उनका खुदादियत देना पड़ेगा। पाकिस्तान की हुकूमत की हम इसलिए जो हुकूमत है, अवाम है, 22 करोड़ अवाम है, आलमोस्ट सारी सियासी जमातें, हम ये कहते हैं कि इन्होंने जो कश्मीरियों की मदद हो सकती थी, हमें एक मजबूत हुकूमत की ज़रूरत है इस मसले पर, कि हमारा वकील एक मजबूत वकील हो, सियाना वकील हो। और आज बड़े अरसे के बाद इमरान खान की शक्ल में एक ऐसा वकील हमें मिला है जिसकी बात को सुना भी जाता है, समझा जाता है, तवज्जो से सुना जाता है। बिल्कुल सही है। मैम, आप क्या कहती हैं कि हिंदुस्तान के पास अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इन 2 सालों में जो नाकामी हुई है, ऑप्शन क्या बचे हैं, क्या ऑप्शन हो सकते हैं? देखें जी, अभी थोड़ी सी इनकी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगी। इन्होंने परचम की बात की, तो आप देखें वो क्रिकेट के मौके के ऊपर भी इंडिया के बजाय पाकिस्तानी टीम की वो सपोर्ट करते हैं, और मतलब हर जगह जहाँ पे भी उनको मौका मिलता है वहाँ पे वो ये बताना चाहते हैं कि जो हमारे यहाँ पे लोग सऊदी अरब के लिए सेंटिमेंट्स रखते हैं, बिल्कुल वही सेंटिमेंट्स वहाँ पे लोग जो है पाकिस्तान के लिए रखते हैं, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को ही अपना वतन और मुस्तकबिल समझते हैं। तो जहाँ तक नाकामी की बात है, नाकामी बहुत वो एक्सपोज हुए हैं, इंटरनेशनली भी एक्सपोज हुए हैं, और अब उस तरीके से हर जगह उनको ये चीज़ें डिफेंड करने, ख़ास तौर पे चाइना का इस खित्ते में रोल बढ़ जाने से अभी आपने देखा है कि कुछ ऐसे इकदाम हुए हैं कि जिसकी वजह से इंडिया बिल्कुल खामोश रहा है, क्योंकि उसके पास अब अपने लिए कोई जस्टिफिकेशंस उस तरह की नहीं रही। तो चाइना का जो रोल जब से स्ट्रॉन्ग हुआ है, और जिस तरीके से उस तरह से मतलब अमेरिका ने भी उस तरह नॉन इंटरफेरेंस एक तरह सी की पॉलिसी, क्योंकि वो अपनी चीज़ों में बहुत एंगेज है अफ़गानिस्तान में, और पाकिस्तान की मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकते। और इस पे मैं अपने कायद इमरान खान का भी जिक्र करना चाहती हूँ कि उनकी बेबाक पॉलिसी की वजह से ये मुमकिन हुआ है, वरना यहाँ तो लोग अंडर हैंड पॉलिसी कोई और रख के और ऊपर से करते रहे। में हम फिलहाल नहीं जाते। मैं वही बता रही हूँ कि उन्होंने ओपन पॉलिसी की, और उनको कोई इकोनॉमिक फोरम भी मिलता है ना, यानी पॉलिटिकल फोरम तो है, लेकिन कोई अनकन्वेंशनल फोरम भी मिलता है जिस पे कश्मीर की बात हो सकती है, तो वो वहाँ पे कश्मीर का जिक्र करते हैं। और ना सिर्फ बल्कि जो पढ़ा लिखा दानिश्वर तबका है, उनकी चूँकि वो खुद एक सेलिब्रिटी हैं, इस वज़ीर आज़म बनने से पहले उनका एक हल्का असर है पूरी दुनिया में, तो उन्होंने हर जगह पे कश्मीर की बात की है। और जो इंडिया का जो यूनिलैटरल प्रोपेगेंडा था कि जी ये है और बड़ा जो है ये हमारा अंदरूनी मसला है, कम अज़ कम ये तो अब बात ख़त्म हो गई है, अंदरूनी मसला बिल्कुल नहीं है। सारे लोग इस पे कमेंट कर रहे हैं, मुख्तलिफ ममालिक जैसे अतीक साहब ने भी जिक्र किया कि सरदार साहब ने कि वहाँ इस वक्त बहुत से जो ऐसे फोरम्स हैं, यानी कुछ तो इंडियन लॉबी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन जो ज़रा से भी इंडिपेंडेंट है, हमें उनके ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। हमें अपने सफारत खानों को मुतहरक करने की ज़रूरत है, क्योंकि बेसिकली हमारी जो फ़ॉरेन पॉलिसी है उसकी की जो बोन है या जो मेन हमारा जो मेन फोकस है वो कश्मीर इशू है। तो हमें उन पे उसकी फ़ीडबैक लेनी चाहिए कि आप लोग उस पर क्या कर रहे हैं, और जिस हमारी माशाल्लाह बहुत अच्छी क़यादत है और हमेशा अच्छा आउटपुट देती है, तो उसको भी मैं कहती हूँ मेन स्ट्रीम में कोई रोल अदा करना चाहिए इस बेस कैंप के हवाले से,
تاکہ انڈین جو مظالم ہیں اور انڈین پالیسیز کو جب ایک کشمیری کے منہ سے اس کو مسترد کیا جاتا ہے تو اس کی ایک اور ویلیو ہوتی ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن فیصل صاحب جو ہندوستان کی اپنی صورتحال ہے، معاشی بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے، وہاں اندرونی جو تحریکیں ہیں وہ زور پکڑتی جا رہی ہیں، ایسی صورتحال میں ہندوستان کا سروائیول آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ہے پھر؟ دیکھیے یقیناً ہندوستان نے اپنے آپ کو جس طرح دنیا کے سامنے پورٹریٹ کیا تھا، جس طرح انہوں نے چہرہ دکھایا تھا، آہستہ آہستہ وہ دنیا کے سامنے ظاہر بھی ہونا شروع ہو چکا ہے۔ لوگوں نے دیکھ بھی لیا کہ کس طرح سے وہ سیکولر بن کے ہندوتو کا جس طرح سے وہاں پر پرچار ہوا، اور جو کچھ دیگر مذاہب کے ساتھ کیا گیا، سکھوں کے ساتھ کیا گیا، اور کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ اس وقت تک ہو رہا ہے، میں یقیناً میرا یہ ایمان کہتا ہے، میرا یہ یقین کہتا ہے کہ ہندوستان ایک دن ضرور خود ٹوٹے گا۔ جو جس طرح کا اس کا رویہ ہے، جس طرح کی اس کی روش ہے، اور کشمیریوں کے ساتھ جو کچھ وہاں پر آج تک ہو رہا ہے، آج بھی آپ دیکھیے چھوٹے چھوٹے ہمارے معصوم بچوں کے میں ویڈیو کلپس دیکھتا ہوں جس میں ایک بچہ نعرہ لگاتا ہے ہم کیا چاہتے ہیں، آزادی، کشمیر بنے گا پاکستان، اور یہ چیزیں دیکھ کر ایک کسی بھی انسان کے دل دہل جاتے ہیں، ہل جاتے ہیں۔ صحیح بات۔ لیکن ایک اتنی بڑی حکومت جو سیکولر حکومت کا دعویٰ کرتی ہے وہ یہ نہیں دیکھ پا رہی، اور مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اس وقت پوری دنیا شاید کسی معاشی کمزوری یا معاشی ان کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ان کی زبانیں تو خاموش ہیں، لیکن آج کے اس دور میں جہاں پر آپ بیٹھ کر ایک زبان سے الفاظ نکالتے ہیں تو وہ دنیا کے دوسرے کونے میں چلے جاتے ہیں۔ یہ چیزیں اب ڈھکی چھپی نہیں رہیں، صحیح بات۔ دنیا دیکھ رہی ہے، اور یہ وقت آئے گا جب کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت ضرور ملے گا۔ یہ ہمارا اللہ کی ذات پر پورا ایمان اور یقین ہے، کیونکہ آج اتنے بڑے 5 اگست کے عمل کے بعد بھی جب یہ لوگ سمجھتے تھے کہ کشمیریوں کا شاید اس کے بعد کہیں پاکستان سے رشتہ کمزور ہوا، لیکن آج بھی اس رشتے میں کہیں کمی نہیں آئی، بلکہ دن بدن اس میں مضبوطی آتی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ رشتہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ بالکل صحیح ہے، کبھی یہ رشتہ تو کوئی توڑ بھی نہیں سکتا۔ لیکن سردار صاحب، جو عالمی حالات کے تناظر میں اگر آپ سے پوچھوں تو امریکہ کا رول کیا ہو سکتا ہے، اقوام متحدہ کا کیا رول ہو سکتا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عالمی برادری کی طرف سے دباؤ بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے کچھ باتیں ایسی ہیں کہ ہم عالمی برادری سے گلہ کرتے ہیں، لیکن امر واقع یہ ہے، مثلا یورپین ڈس انفو لیب ہے، جی، جتنی انفارمیشن ڈس انفو لیب نے ہمیں مہیا کی ہے ایسے ہی ہے، اتنی 60-70 سالوں میں ہم نے اکٹھی کر سکے، بالکل صحیح ہے۔ اور جتنا اس انفارمیشن کی انفو لیب نے جتنا ہندوستان کو ایکسپوز کیا ہے، جی، جتنا ڈسکریڈٹ کیا ہے کہ فیک آئی ڈیز پہ ایکریڈیشن دلوا کے ایسے ہی، یونائٹڈ نیشن میں لوگوں کو پہنچا دیا گیا ہے، اس سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو یہ بات دیکھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کے اندر پاکستان کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ امریکی فوجیں رہیں تو ناکام رہیں، واپس گئی ہیں تو آپ ناکام۔ سمجھیں گے ہندوستان کا رول بہت کم ہو رہا ہے؟ نہیں، ہندوستان کا رول کم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، لیکن پاکستان کا رول بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک بات ہے، ہندوستان کا رول دیکھیں نا، بگرام کے انڈیا کا دنیا کا بہت بڑا آرمی بیس ہے، جی اس کے باوجود پاکستان کا رول تھا۔ جی، بین الاقوامی مذاکرات میں ہندوستان باہر تھا اور پاکستان اندر بیٹھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، تو اب جو عالمی پھر سی پیک ہے، ہم نے عالمی دباؤ نہیں قبول کیا، نہیں دباؤ قبول کیا۔ اسی طرح اگر کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے کہ کشمیر پر ہم کوئی مغربی دباؤ قبول کرنے سے انکار کر دیں اور دنیا کی مدد ہم تلاش کرنا شروع کریں تو میرا یقین ہے، البتہ اس سے پہلے ہمیں گلف کنٹریز کو، مڈل ایسٹ کو، OIC کو، آسیان کو، افریقن یونین کو، نارتھ امریکن الائنس کو، کچھ ایسے فورمز دنیا میں موجود ہیں جو جن کا بڑا پوٹینشیل ہے۔ ایسے ہی ہے، ہم 2 4 5 7 فورمز کو لے کے چلتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو اقتصادی کشمکش ہے، ٹھیک ہے، بڑھ رہی ہے، فیوچر کا پوٹینشیل ہے، اور اس خطے کا اپنا بڑا پوٹینشیل ہے۔ بالکل صحیح تو میرا یقین ہے کہ آنے والے وقت میں جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی حکومت ان کو ایکسپوز کرنے میں لگی ہوئی ہے ہندوستان کو، ٹھیک۔ اگر ہندوستان اسی طرح مزید ایکسپوز ہوا تو اندرونی کمزوریاں بھی، جیسے آپ ذکر کر رہے تھے ابھی، اندرونی کمزوریاں بھی اس کی کم ہوتی ہیں اور اس کی بڑھتی جاتی ہیں، داخلی کمزوریاں بھی اس کی بڑھتی جاتی ہیں، ٹھیک ہے، علاقائی تحریکیں زور پکڑتی جاتی ہیں، معاشی بوجھ بڑھتا جاتا ہے۔ ہندوستان اب بالکل کرپل ہونے کے قریب ہے۔ اگر آپ اس کا فارن ٹریڈ دیکھیں، اب اس کا پر کیپیٹل انکم دیکھیں، ہندوستان کے لوگوں کی ڈیولپمنٹ دیکھیں، اندرونی آبادیوں کو حال دیکھیں، تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ہندوستان دنیا کے پسماندہ ترین ممالک میں شمار ہونا چاہیے اگر یہ مغربی دنیا کا ایک پردہ اس پر نہیں پڑا ہو۔ تو اس لیے میرا یقین ہے کہ آنے والے وقت میں
पाकिस्तान की आलमी पजीराई में इजाफा होगा, हिंदुस्तान की आलमी पजीराई में कमी आएगी और मसला कश्मीर को मज़ीद हाईलाइट होने का मौका मिलेगा। बिल्कुल हाईलाइट आने का मौका मिलेगा। और आप समझते हैं कि हिंदुस्तान जिस तरीके से बर्बरियत कर रहा है, वहाँ आप देखें कश्मीर के अंदर उनकी सकाफ़त को ख़त्म किया जा रहा है, फसलें ख़त्म की जा रही हैं, बागात ख़त्म किए जा रहे हैं और माशी लिहाज से जिस तरीके से कमज़ोर किया जा रहा है कश्मीरी अवाम को मकबूजा कश्मीर में, आप समझते हैं कि कश्मीरी अवाम बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि मैंने इसके मुजाहरे ख़ुद देखे हैं मकबूजा कश्मीर के शहरों में। ठीक है। इसलिए मेरा उसके बाद जब मैंने ये मुजाहरे ख़ुद देखे, यानी 10 साल के बच्चे से लेके 20-22 साल के नौजवान तक, मेरा ईमान और बढ़ गया, मेरा यकीन और बढ़ गया कि कश्मीरियों की तहरीक को कोई दबा नहीं सकता। और उससे मुझे इस पार आज़ाद कश्मीर में रहने वाले एक शख्स को मुझे ज़्यादा क़ुव्वत मिली उनका जज्बे को देख के। और सच्ची बात है, मुझे ये एहसास भी हुआ कि हमें जिस हद तक उनका साथ बेस कैम्प में रह के देना चाहिए था शायद हम ना दे सके। और मैंने आके ये बात दर्जनों लोगों को बताई है कि कश्मीरियों की तहरीक जो है वो एक न एक दिन रंग लाएगी। जहाँ तक देखें, दुनिया की सबसे बड़ी मिशनरी, फौजी मिशनरी उसके पास है। इसराइल के तमाम टैक्सेस जो इसराइल ने फ़लस्तीन में इस्तेमाल किए फ़लस्तीनियों के खिलाफ, वो आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। वो कुछ भी देख लिया। LOC पर भी जो है वो इस किस्म की हरकतें वो कर रहा है, कार्रवाइयाँ कर रहा है जो बैन-अल-अक़वामी कानून के तहत जो है वो मन है। लेकिन उसके बावजूद अगर LOC पर बसने वाले दोनों तरफ के हमारे भाई और फिर जो बड़े बड़े शहर हैं मकबूजा कश्मीर है, उसमें उठने वाली तारीख अगर बढ़ती जा रही है तो वो अपने इस लॉकडाउन को ख़त्म क्यों नहीं करता, जिसकी तरफ मैडम ने इशारा किया कि 730 दिन से ये जारी है। इसमें बतदरीज कमी लानी चाहिए थी, बैन-अल-अक़वामी नशरियाती इदारों को वहाँ जाने देना चाहिए था। आप यहाँ देखें कि यहाँ पे जो बैन-अल-अक़वामी नशरियाती इदारे LOC तक जा सकते हैं, आज़ाद कश्मीर में कोई पाबंदी नहीं है, पाकिस्तान ने कभी कोई पाबंदी लगाई, तो वो क्यों चले LOC पर छोड़ें। श्रीनगर जैसे बड़े शहर में उन्हें, बल्कि उसने श्रीनगर एयरपोर्ट से बैन-अल-अक़वामी जो नुमाइंदे थे उनको वापस दूसरे जहाज़ में बैठा दिया और पूरी दुनिया में उसकी सुबकी हुई। वो दरअसल बौखलाहट में ये जो इक़दाम कर रहा है, इसके नतीजे में एक गलती के बाद दूसरी गलती, दूसरी के बाद तीसरी गलती, इसका फ़ायदा बेसिकली तहरीक आज़ादी कश्मीर को पहुँच रहा है। और पूरी दुनिया ये जानने पे, अब ये समझने पे अब वो यकीन उसे आ गया है कि कहीं ना कहीं फॉल्ट जो है वो भारत की तरफ है। और इंशाल्लाह मुझे तो ये अब यकीन है कि कौमों की ज़िंदगी में जी आज़ादी की तारीख में आप देखें 50 साल, 60 साल, 70 साल कोई अहमियत नहीं रखते, 200 साल भी लगी है। लेकिन बिल आखिर अलजायर की तारीख, अल्जीरिया की तारीख आपके सामने है, ये दूसरे मुल्कों की तारीख आपके सामने है। कश्मीरियों को उनका हक, अगर वो ये समझता है कि मैं कश्मीरी नौजवान को, कश्मीरी बेटी को दबा लूँगा, उसे सप्रेस कर लूँगा, ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। और इसी वजह से वो जितनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी ताकत वो ढेर होता जा रहा है। और इस वक्त वो बिल्कुल रेत की ज़मीन पे खड़ा है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी जो गलती हैं, अपनी जो गुनाह हैं, अपनी जो नाइंसाफ़ी हैं, उसके बोझ में वो उस रेत के तूफान में दबता जा रहा है। क्या कहेंगी मैम, आप बात कर रही थी वहाँ के नौजवान कर रही थी यही कि जो वहाँ पे तादाद है वो 70% से ज़्यादा जो है वो 35 से कम उम्र लोग जी, वो जज्बाती भी हैं, उनमें जोश व खरोश भी बहुत ज़्यादा है। और जिस तरीके से वहाँ पे ख़वातीन, कॉलेज की बच्चियाँ, सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये नहीं आप कह सकते कि सिर्फ सारे ही नौजवान इससे मुतासर है। यानी इस पहली दफ़ा हमने देखा है कि श्रीनगर की बहादुर बच्चियां जो हैं वो इस फील्ड में आई हैं और उन्होंने भी पथराव किया है और उन्होंने भी अपने हिस्से का जो भी वो छोटा मोटा हिस्सा डाल सकती हैं उन्होंने डाला है। और उससे भी ज़्यादा जो एक स्ट्रेसफुल कंडीशन है कि ये साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी है कि देखिए, जब आपके घर के अफराद को आपके सामने कत्ल किया जाए, उनको शहीद किया जाए, उनकी बेहुरमती की जाए, उनको थाने में बुलाया जाए और कहा जाए कि आपके घर से कोई बहन बेटी आके उसको छुड़ा के लेके जाए, तो एक जो स्ट्रेस की जो कैफियत है वो तो पूरी आबादी जो है वो फेस कर रही है। हिंदुत्व फ़िलासफ़ी है, नाज़िज़्म है, RSS है, हर एक को ट्राई करके देखा है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो चीज़ें अब ये जो 35A और 370 इज़राइल पैटर्न पे लेके आए हैं, लेकिन हर तरफ से उनको नाकामी हुई है। तो ये हमारी, हम समझते हैं कि कामयाबी है इस लिहाज से कि इतना अरसा गुजरने के बाद भी पाकिस्तान की मोहब्बत और आज़ादी की जो तड़प है वो कश्मीरियों के दिलों से दूर नहीं की जा सकी। और एक दिन ज़रूर आएगा कि जिस दिन श्रीनगर में और जम्मू में भी पाकिस्तानी फ़्लैग इंशाल्लाह लहराएगा और जो ये सब नौजवानों की और ख़वातीन की और पूरी सिविल सोसाइटी की इन्वॉल्वमेंट के बगैर
پاسبل نہیں ہے، اور وہ اپنا اس میں کلیدی رول ادا کر رہے ہیں، اور بالکل اس صحیح کو آپ ایک کسی فرقے کی، ایک کسی سیکٹ کی نہیں، بلکہ اوور آل جو آپ کی سول سوسائٹی ہے، جو آپ کا نیشن ہے، اس کی تحریک کہہ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح ہے فیصل صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ آپ چونکہ لائن آف کنٹرول پہ بستے ہیں، اس حلقے سے تعلق رکھتے ہیں جو لائن آف کنٹرول پہ ہے، لائن آف کنٹرول کے لوگوں کے کیا جذبے ہیں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایل او سی پہ رہنے والے لوگ اس چیز کو زیادہ بہتر طور پہ محسوس کر سکتے ہیں، چونکہ وہ جب اپنی عام روزمرہ کی زندگی گزارتے ہیں تو انہیں جس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی نوجوان کو کسی گھر کے اندر گولہ باری ہے، کسی کی ہاتھ کسی کی ٹانگ ضائع ہو جاتی ہے اور پوری زندگی اس کی ایک طرح سے داؤ پہ لگ جاتی ہے، تو وہ اس درد کو، اس تکلیف کو زیادہ گہرائی کے ساتھ محسوس کر سکتا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے ایکسپوز کی بات کی کرنے کی ہندوستان کو، تو صرف میں اتنا کہنا چاہوں گا بالکل کہ صحیح ہے۔ کشمیریوں کے جذبات نے ہندوستان کو ایکسپوز کیا، ان کی استحکامت نے ہندوستان کو ایکسپوز کیا، اور ہندوستان کا اصل چہرہ جو ہے وہ دنیا نے دیکھا۔ بالکل صحیح ہے، بہت شکریہ آپ سب کا، چونکہ موسم بھی خراب ہے۔ ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا اور مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے پورے پاکستان کی ایک ہی آواز ہے کہ پوری دنیا نوٹس لے اور مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم و جبر ہو رہا ہے بند کیا جائے اور ان کو آ کے خود ارادیت دیا جائے۔ ہم نیلم ویو جو ہوٹل ہے مظفر آباد میں، ان کی انتظامیہ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ کرے کہ وہ دن ہماری زندگیوں میں آئے جب سری نگر کے اسی طرح کے سبزہ زار میں ہم جشن آزادی کا خوبصورت سا پروگرام سجائیں اور وہاں جشن آزادی بھی ہم منائیں اور لوگوں کو میسج دیں کہ کشمیری قوم کتنی بہادر ہے۔ اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو مظفر آباد آزاد کشمیر سے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ چاہتے ہیں